हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका शिवांश हिस्ट्री पॉइंट में। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है राजनीतिक दल। इस चैप्टर को हम करने वाले हैं बच्चों, और हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि इसमें हम बच्चों जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आते हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। और सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा आपको। तो बच्चों मैं आपको भी बता दूं कि अगर आपको एसएसटी में क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में अगर आपको एसएसटी में 90+ स्कोर करना है और आप करना चाहते हो तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। मैं आपको इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो पिछले कई सालों से आ रहे हैं एसएसटी में। और एसएसटी में बच्चों मैं आप ये भी बता दूं कि स्कोर करना काफ़ी इजी होता है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो एसएसटी में 80+ 90+। तो बच्चों चलो अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको पॉलिटिक्स पार्टी जो है या फिर राजनीतिक दल उसके बारे में बताता हूं बच्चों। और इसके साथ ही हम अपने पहले टॉपिक को देखते हैं कि टॉपिक हमारा क्या है। टॉपिक है एक राजनीतिक पार्टी के 3 अवयव। जो हमारा टॉपिक है एक राजनीतिक पार्टी के 3 अवयव, ये हमारा टॉपिक है। तो हम देखते हैं तो टॉपिक कैसे कर सकते हैं हम कवर, और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो राजनीतिक पार्टी के 3 अवयव हैं ना वो क्या क्या हैं पहले हम ये देख लेते हैं। एक तो राजनीतिक पार्टी के 3 पार्ट्स होते हैं। जो एक होता है नेता, जो उनका नेता होता है, एक सक्रिय सदस्य होता है, और एक अनुयायी। ये 3 अवयव हैं पॉलिटिक्स पार्टीज़ के। अब हम इसके बाद देखेंगे राजनीतिक पार्टी के कार्य। जो पॉलिटिक्स पार्टीज़ हैं उनके वर्ग क्या हैं बच्चों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पॉलिटिक्स पार्टीज़ के कार्य बताओ। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसी पॉलिटिक्स पार्टीज़ के कार्य को। तो पॉलिटिक्स पार्टी के कार्य क्या हैं। राजनीतिक पदों को भरना और सत्ता का इस्तेमाल करना ही किसी पार्टी का मुख्य कार्य होता है। ठीक है बच्चों, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक पार्टी को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। पहला राजनीतिक पार्टी का कार्य क्या है, चुनाव लड़ना। तो देखो पॉलिटिक्स पार्टी है भाई, क्या करेगी, पॉलिटिक्स पार्टी है तो पॉलिटिक्स लड़ेगी, चुनाव लड़ेगी। चुनावी पार्टी है, चुनाव लड़ेगी, इसलिए वो क्या करते हैं, राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव को लड़ती हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट को देखते हैं। चुनाव एक होता है चुनाव में प्रचार और प्रसार करना, और एक होता है चुनाव को लड़ना। ये 2 पॉइंट है, 2 अलग अलग लिख सकते हो बच्चों, और ये 3 मार्क्स में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इसको हम देखते हैं बच्चों अपने साथ में, कैसे हमें आगे बढ़ना है इसको भी हम समझते हैं। ठीक है, तो चुनाव लड़ना मतलब राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है। राजनीतिक पार्टी तो भाई चुनाव को लड़ेगी। एक पार्टी अलग अलग निर्वाचित क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेगी, अपने उम्मीदवार उतारेगी और उन उम्मीदवार को लोग वोट देंगे, और इस तरीके से क्या होगा, वोट पाएगी वो, और इस तरीके से वो चुनाव लड़ेगी। उसके बाद नीति बनाएगी, अपने विचार बनाएगी, भाई हमें किस तरीके से इलेक्शन में लड़ना है, किस तरीके से इलेक्शन में आगे जाना है, किस तरीके से जीतना है। हर राजनीतिक पार्टी है जनहित को लक्ष्य में रखते हुए अपनी नीति बनाती है। लोगों को अपने ध्यान में रख के पार्टियां नीति बनाती हैं, विचार बनाते हैं। वह अपनी नीतियों को, कार्यक्रम को जनता के सामने प्रस्तुत करती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। नीति बनाना भी मैंने बताया, इसके साथ हम नीति बनाने वाले टॉपिक को हमने कवर किया। जनता के सामने प्रस्तुत करती है, इससे जनता को क्या होती है बच्चों, इससे जनता को मदद मिलती है। ठीक है, और हम देखते हैं अब आगे। कानून भी बनाती है। मान लो कानून कैसे बनाती है बच्चों, देखो मैं बताता हूँ कानून कैसे बनाती है। मान लो कोई पॉलिटिक्स पार्टी, मान लो ये कोई पॉलिटिक पार्टी है, ये हमारी एक पॉलिटिक पार्टी है, ये हमारी एक पॉलिटिक पार्टी है, ये पॉलिटिक्स पार्टी, ये चुनाव लड़ी और जीत गई। जब जीत जाएगी तो बच्चों कानून तो बनाएगी ना। तो यही इसी तरीके से पॉलिटिक्स पार्टी क्या करती है, जो है चुनाव लड़ती है और उसके बाद जीतने के बाद कानून बनाती है। हम जानते हैं कि विधायिका में समुचित बहस के बाद ही कोई कानून बनता है। आपको देखो एक चीज़ बताऊँ मैं, इसमें क्या होती है, 3 होती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 होती है। विधायिका कानून बनाती है, न्यायपालिका उस कार्यपालिका उसको लागू करते हो, न्यायपालिका उसकी देख रेख करने का अधिकार न्यायपालिका को होता है, उसके आधार पर उसे न्याय देना होता है। ये 3 है बच्चों। ये तीनों बच्चों आप 11th क्लास में जब आओगे, अगर आप 11th में आर्ट्स लेते हो
तो बच्चों आपको उसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर चैप्टर्स हैं पूरे पूरे। तो अगर आप अदर सब्जेक्ट लेते हो तो बच्चों आगे अदर सब्जेक्ट में अदर चीज़ें आप पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए बस आप बेस के तौर पर इतना ज़रूर जानो, ठीक है बच्चों। भूमि क्या होती है ये मैंने बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। सरकार बनाना। अब भाई जीतेंगे तो सरकार बनाएंगे ही बनाएंगे। तो सरकार बना, जब कोई राजनीतिक पार्टी सबसे ज़्यादा सीट चुनाव में जीती है तो वह सरकार बनाती है, ठीक है। सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं वो ही कार्यपालिका का गठन करते हैं, ठीक है बच्चों। सरकार चलाने के लिए विभिन्न राजनेताओं को अलग अलग मंत्रालयों में जिम्मेदारी दी जाती है। मैंने अभी बताया कार्यपालिका, अभी इन तीनों के बारे में मैंने बता दिया आपको। तो अब शायद ये जो वर्ड्स हैं इनको समझने में आपको आसानी हो रही होगी बच्चों। तो हम आगे बात करते हैं। और ये अभी हमारा वही क्वेश्चन चल रहा है कि चुनावी पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के कार्य हैं, ये 5 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है। तो इसलिए बच्चों मैंने इसमें जितने इंपॉर्टेंट्स बन सकते थे वो सारे इस वीडियो में कवर किया है। और आपको इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को मैं कवर कर रहा हूँ और सबको सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को समझा रहा हूँ। और आप नोटबुक निकाल लीजिए और आप नोट करते हुए चलिए साथ साथ में वीडियो के बच्चों। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। विपक्ष की भूमिका। विपक्ष की भूमिका में होती है जो पार्टी सरकार नहीं बना पाती वह विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है उसे। जनमत का निर्माण करती है राजनीतिक पार्टी, एक महत्वपूर्ण काम करती है। जो राजनीतिक पार्टी होती है एक महत्वपूर्ण काम करती है, जनता का निर्माण करती है, जनमत का निर्माण करना। इसके लिए वे विधायिका, मैंने बताया विधायिका जो कि कानून बनाती है, मीडिया, इन सभी चीज़ों का क्या करती है वो प्रयोग करती है बच्चों, ठीक है, को उठाती है और उन्हें हवा देती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक पार्टी की हमको ज़रूरत क्यों है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, सभी बता रहा हूँ बच्चों आपको। लॉन्ग क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बच्चों, जितने चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं आपको कवर करा रहा हूँ। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी का अभिन्न अंग होता है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जो है ना बच्चों वो राजनीतिक पार्टी का एक अभिन्न अंग होता है। यदि कोई पार्टी ना हो तो हर उम्मीदवार एक स्वतंत्र उम्मीदवार होगा। अगर कोई पार्टी नहीं तो हर उम्मीदवार क्या होगा? एक स्वतंत्र उम्मीदवार बन जाएगा, ठीक है। भारत में कुल 543 सदस्य हैं। 543 आपने इसको पढ़ा होगा क्लास 9th और 8th में, पहले भी आपने पढ़ा होगा। यदि हर सदस्य स्वतंत्र रूप से चुनाव जीत कर आएगा तो स्थिति बड़ी भयावह होगी, है ना। तो स्थिति क्या होगी? बहुत दिक्कत सीन हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं होता, मतलब पार्टीज का गठन हो रखा है, ठीक है बच्चों। दूसरा देखते हैं हम अपना पॉइंट। आज पूरे विश्व में आज जो पूरा विश्व है उस भर में दूसरा पॉइंट है, प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र को अपनाया जा रहा है, ठीक है बच्चों। ऐसे लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। यथार्थ में यह संभव नहीं है कि हर नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाने में योगदान दे पाए। इसी सिस्टम ने राजनीतिक पार्टियों को जन्म दिया है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे देश में कितने राजनीतिक पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल हैं, इनको हम कवर करते हैं। जो कि 1 मार्क्स में राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टीज़ के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। कुछ देशों में एक ही पार्टी होती है, कुछ जो देश होते हैं ना वहाँ पर एक ही पार्टी होती है। अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से ऐसे देश हैं और साथ में इनमें से 1 नंबर का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है वो सब भी मैं बताऊंगा, ठीक है बच्चों। जबकि कुछ देशों में 2 पार्टियाँ होती है, कुछ देशों में क्या होती है? 2 पार्टियाँ होती हैं। कुछ देशों में अनेक पार्टियाँ होती हैं, कुछ देशों में अनेक पार्टी। 3 पॉइंट है, एक पार्टी होगी किसी देश में अनेक पार्टी होगी, किसी देश में 2 पार्टी होगी। किसी भी देश में प्रचलित पार्टी सिस्टम के कई ऐतिहासिक और सामाजिक कारण होते हैं। हर तरह के सिस्टम के अपने गुण और दोष होते हैं, ठीक है बच्चों। से आपको भी पता है कोई भी पार्टीज़ हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ बुराई भी होती है। तो ऐसा ही पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी होती है बच्चों। उनके अंदर कुछ ना कुछ, मतलब आप ये कह सकते हो कि अच्छाई भी होती है और कुछ ना कुछ बुराई भी होती है। ऐसा नहीं कि सभी जो नेता हैं मतलब वो बुरे हों, और ऐसा भी नहीं है कि सभी नेता जो है वो अच्छे हों। आपने खुद देखा होगा, अपने आसपास अनुभव भी किया होगा इन सभी चीज़ों को, ठीक है बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने आगे इसको देखते हैं थोड़ा सा। चीन में एक पार्टी सिस्टम है। चीन कहता तो है मैं लोकतंत्र हमारे देश में चलता है, लेकिन चीन में एक पार्टी सिस्टम है, इसको आप याद करके रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको हम यूएसए या अमेरिका कहते हैं। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, जो कि है 2 पार्टी सिस्टम है। इन 2 देशों में 2 पार्टी सिस्टम है और यहाँ पर एक पार्टी सिस्टम है। इसको दोनों को आप जरूर याद करके रखिएगा बच्चों को। 1 नंबर इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों इससे।
अब इसको देखते हैं। एक पार्टी सिस्टम बता दिया चीन में, लेकिन लोकतंत्र की दृष्टिकोण से यह सही नहीं है। देखा मैंने कहा लोकतंत्र के दृष्टिकोण से नहीं, क्योंकि एक पार्टी सिस्टम में लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं होता बच्चों ना। दो पार्टी सिस्टम में बताया, ऐसे सिस्टम में लोगों के पास एक ही विकल्प होता है। ठीक है, तो ये भी है। और तीसरा जो कि सबसे बेस्ट है, जो कि हमारे देश में भी है, मल्टी पार्टी सिस्टम। कई सारी पार्टियाँ, मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे देश में, भारत में। और यहाँ कई राजनीतिक पार्टियाँ होती है हमारे देश में, कई सारी राजनीतिक पार्टियाँ। अभी मैं सभी राजनीतिक पार्टियाँ उसके बारे में जो आपकी बुक में दी गई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं भारत के समाज में भारी विविधता है, आपको पता है। यहाँ पे कई सारी वेशभूषा के लोग, कई सारे पहनावे के लोग, कई सारे धर्मों के लिए, कई सारी जाति के लोग, है ना। कई सारे खान पान हर जगह हर किसी का अलग अलग है। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर रहते हैं भारत में, आपने देखा होगा। इसीलिए यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम विकसित हुई। इसीलिए यहाँ पर मल्टी जो पार्टी सिस्टम है वो विकसित हो गई है। मल्टी पार्टी सिस्टम में कई खामियां लगती हैं। कई बार इससे राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन जाता है और साल 2 साल में ही सरकार बदल जाती है। जब गठबंधन की सरकार होती है तो बच्चों क्या होती है, इससे मतलब थोड़ा सा संपर्क नहीं बन पाता, जिसकी वजह से क्या होती है, गठबंधन सरकार टूट जाती है और सरकार बदल जाती है। लेकिन भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में अलग अलग हितों और मतधारणाओं का सही प्रतिनिधित्व मल्टी पार्टी सिस्टम से ही संभव हो पाता है। ठीक है बच्चों, ये भी है कि मल्टी पार्टी सिस्टम से ही ये संभव हो पाता है भारत में, है ना बच्चों। उसके बाद देखते हैं हम, एक बड़ा हमारे पास डेटा है जिसमें हमारे पास जानकारी है, उसको हम कवर करेंगे बच्चों और उसको हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर मानते हैं, उसको देखते हैं थोड़ा सा और हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम देख रहे हैं इसको। आज़ादी के बाद अगर आप देखोगे ना बच्चों, तो आप ये पाओगे कि शुरुआती दिनों से लेकर 1977 भारत में केंद्र में केवल कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती थी। ठीक है, 1977 दिनों में लेकर भारत में जो है केवल शुरुआती दौर पे कांग्रेस पार्टी ही गवर्नमेंट बनाती थी। 1977 से 1980 के बीच जनता पार्टी की सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1970 से 3 साल के लिए। इसके बाद 1980 से 1989 तक कांग्रेस की सरकार रही। ठीक है, ये डेटा फिर से मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ। इसके यहाँ तक सरकार रही, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। फिर 2 सालों के अंतराल के बाद फिर से 1991 से 1996 तक कांग्रेस की सरकार रही। फिर अगले 8 वर्षों तक गठबंधन की सरकारों का दौर चला। फिर क्या हुआ, गठबंधन की सरकारों का दौर चल रहा था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम अपना अगला जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ हम चलते हैं और हम देखते हैं। अब बच्चों इसमें भी डेटा ही है, 2004 से लेकर 2014 के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में, पहले तो आपने देखा नहीं लेकिन यहाँ पर अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कांग्रेस पार्टी की ऐसी सरकार रही जिसमें अन्य पार्टियों का गठबंधन था, पूरी बहुमत के साथ नहीं थी। अन्य पार्टियों क्या था, गठबंधन के साथ कांग्रेस पार्टी। लेकिन 2014 के अगर आप देखें, 2014 में 18 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और वह अपने दम पर सरकार बना पाई। और वह कौन सी पार्टी है बच्चों, बीजेपी पार्टी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम और आगे अपने टॉपिक को कवर करते हैं। राजनीतिक दलों में जन भागीदारी। तो राजनीतिक दलों में जन भागीदारी को हम देखेंगे। उसके बाद मतलब जन भागीदारी मतलब लोगों की भागीदारी कैसी हो राजनीतिक दलों में, इसको देखेंगे बच्चों अब हम। और मैंने पूरा चैप्टर बच्चों आपको अच्छे से समझा रहा हूँ इसमें वीडियो में, और सारे जो टॉपिक्स है उसको कवर करूँ। आपकी एनसीईआरटी से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने लिए हैं और एनसीईआरटी से ही मैंने ये नोट्स बना करके बच्चों आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, राजनीतिक दलों में जन भागीदारी, जो राजनीतिक दल है ना बच्चों उसमें जन भागीदारी कैसी होती है, ये चीज़ अब हम देखते हैं। लोगों में एक आम धारणा बैठ गई है। लोगों में क्या है ना बच्चों, जो लोग है, जो जनता ना, उनमें एक आम धारणा बैठ गई है कि लोग राजनीतिक पार्टियों के प्रति उदासीन हो गए हैं। लोग राजनीतिक पार्टियों पर भरोसा ही नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है इतने सारे भ्रष्टाचार हुए ना बच्चों, इसलिए लोगों को राजनीतिक पार्टियों पर भरोसा थोड़ा कम हो गया है। ठीक है बच्चों, ये कारण भी है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है बच्चों, इसको हम देखते हैं दूसरे पॉइंट को। जो सबूत उपलब्ध हैं, मतलब जो सबूत हैं हमारे पास, वो ये बताते हैं कि यह धारणा भारत के लिए कुछ हद तक सही है। ये धारणा भारत के लिए कुछ हद तक सही है। पिछले कई दशकों में किए गए सर्वे से प्राप्त सबूतों के आधार पर निम्न बातें
आज सामने आती हैं, उसको हम निम्न जो बातें सामने आती हैं उसको अब हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है बच्चों, पहला पॉइंट क्या है, लेकिन जब बात लोगों द्वारा राजनीतिक दलों के क्रियाकलापों में भाग लेने वाली आती तो स्थिति अलग हो जाती है। कई विकसित देशों की तुलना में भारत में ऐसे लोग का अनुपात अधिक है जिन्होंने माना कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं। ठीक है बच्चों, और आगे देखते हैं अब हम अपने अगले टॉपिक को, मतलब अपने अगले पॉइंट्स को, और अगले पॉइंट के बाद हम नेशनल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इस पॉइंट को कवर, ये जो पॉइंट है इसको कवर करने के बाद ना बच्चों हम नेशनल पार्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और नेशनल पार्टीज़ क्या है, राष्ट्रीय पार्टीज़ क्या हैं, और कितनी राष्ट्रीय पार्टीज़ हैं, क्या है उसके लिए क्या क्या मापदंड है, क्या क्या मान्यताएँ हैं, वो सब बच्चों हम कवर करेंगे। ठीक है, पिछले 3 दशक मतलब 30 साल में ऐसे लोगों का प्रतिशत बढ़ा है, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया कि राजनीतिक पार्टी के करीब हैं ना, जिन्होंने यह माना कि वे राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं। इस अवधि में उनका अनुपात भी बढ़ रहा है। ऐसे लोग कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी के करीब हैं, करीबी माने जाते हैं उनको, आप ऐसे कह सकते हो। राष्ट्रीय पार्टी को देखते हैं अब हम। राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टीज, भारत में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए एक स्वतंत्र संस्था जिसका नाम चुनाव आयोग है। ठीक है, चुनाव आयोग के बारे में आपको पता चल गया। भारत में जो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक संस्था है जिसको हम चुनाव आयोग कहते हैं। तो चुनाव आयोग के बारे में आपको पता चल गया बच्चों। चुनाव आयोग के बारे में ज़्यादा आपको जानना नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के बारे में इतने सारे क्वेश्चन आंसर आते नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हर राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन करवाना था। जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं वो चुनाव आयोग में क्या करती हैं, रजिस्ट्रेशन करवाती हैं। उसके बाद वो मतलब रजिस्ट्रेड पार्टी या ऑफिशियल पार्टी बनती हैं। चुनाव आयोग की नज़र में हर पार्टी समान होती है। ठीक है, चुनाव आयोग की नज़र में सभी पार्टी बराबर होती है बच्चों। कोई पार्टी छोटी बड़ी नहीं होती, वो किसी पार्टी का पक्षधर नहीं, उसे निष्पक्ष करना होता है चीज़ों को। लेकिन बड़ी और स्थापित पार्टियों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है। लेकिन जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ है ना, उनको विशेष प्रावधान दिए जाती हैं। अब हम इन पार्टियों के बारे में जानते हैं थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है राष्ट्र स्तर की पार्टी। तो सबसे पहले जो आता है ना बच्चों हमारा राज्य स्तर की पार्टी, जिस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में कुल वोट्स में कम से कम 6% वोट मिलते हैं। कोई मान लो कोई पार्टी है, उसने विधानसभा चुनाव लड़ा, जो कि आप 2022 में यूपी में भी होने वाले बच्चों, उसने 2000 मतलब चुनाव लड़ा, और उसको ना उस चुनाव के कुल कम से कम वोट का 6% उसे मिलना चाहिए। अगर वो 6% नहीं हासिल करती है तो उसका रजिस्ट्रेशन हो पाना बहुत मुश्किल है। अगर वो 6% हासिल करती है तो मतलब ठीक है। और मतलब ये भी है कि कम से कम 2 सीटें पर वह जीते, वह 2 सीटों पर चुनाव जीत कर आए, उसे राज्य स्तरीय पार्टी कहते हैं। तो वो राज्य स्तर की पार्टी 1 नंबर में, और नेशनल पार्टी के मायने 1 नंबर में पूछा जाता है कि मापदंड इसके क्या क्या हैं। तो बहुत ईजी सा है कि वो पार्टी जो आम चुनाव जिसको हम कहते हैं, जो 5 साल बाद आते हैं, उसको आम चुनाव भी कहते हैं। तो इन चुनाव में वो 6% वोट जरूर ले, और 202 कम से कम 2 सीटों पर वो क्या करे, जीते चुनाव को, तो उसे हम राज्य स्तर की पार्टी कहते हैं। और राज्य स्तर की पार्टी वो बनने के लायक हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, इसमें नेशनल लेवल की पार्टी के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बताया कि इन दोनों क्वेश्चन, ये अगर मॉर्निंग में आपका अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के बारे में पूछ लिया, तो इवनिंग में जो पेपर होगा ना बच्चों, उसमें ज़रूर पूछेगा कि आपका राज्य स्तर की पार्टी। और अगर मॉर्निंग में राज्य स्तर की पार्टी पूछ लेता है तो बच्चों इवनिंग में आपकी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जरूर पूछेगा। तो इन दोनों में संभावना है बच्चों, इन दोनों को आप लर्न कर लो, प्रिपेयर कर लो, समझ लो। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम आगे देखते हैं राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, जिस पार्टी को लोकसभा चुनाव में 4 या देखो लोकसभा 2 क्राइटेरिया इसमें तय किया गया बच्चों, लोकसभा चुनाव में और 4 राज्यों को, या तो वो लोकसभा चुनाव में 6% वोट को हासिल करे, या फिर वो 4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होते हैं ना बच्चों, उसमें कम से कम 6% वोट क्या करे, हासिल करे। और जो लोकसभा में कम से कम 4 सीट, मतलब 4 सीटें उससे जीतनी भी है, और 4 सीटें जीतकर उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का मान्यता मिल जाता है चुनाव आयोग से। ठीक है, फिर बच्चों हम आगे देखते हैं, अपना आगे कवर करते हैं बच्चों। अगला हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये क्या है, ये एक नेशनल लेवल की पार्टी है बच्चों। एक नेशनल लेवल की पार्टी आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा 3 मार्क्स का, उसके बारे में लिखने के लिए पूछेगा
तो थोड़ा सा आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस इनके क्राइटेरिया को थोड़ा सा समझ लो, इनके संस्थापक कौन है ये समझ लो, और थोड़ी बहुत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो समझ लो, जो कि मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ आपको। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे बच्चों, तो मैं मानता हूँ कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि आप सब जानते हो किसका नाम, इसे कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसे किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी के नाम से। यह एक बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत ही पुरानी पार्टी है हमारे देश की। इसकी स्थापना 1885 में। बच्चों इसकी स्थापना ना इससे पहले भी हो गई थी, लेकिन इसकी स्थापना को जो इसमें लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं 1885 में इसकी स्थापना हो गई थी। भारत की आज़ादी में इस पार्टी की मुख्य भूमिका रही। ठीक है बच्चों, भारत की आज़ादी के बाद कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई है। ठीक है बच्चों, आज़ादी के बाद के 70 वर्ष, देखो जो आज़ादी के बाद के जो हमारे 17 वर्ष थे ना, उसमें 5 से अधिक बार क्या था, 50 से अधिक वर्षों तक इसी पार्टी की गवर्नमेंट रही थी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अर्थात कांग्रेस पार्टी के नाम से इसको जाना जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म कह सकते हो आप। ठीक है, अब हमारी जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। इस पार्टी की स्थापना 1980 में हुई। इस पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में हुई है। इस पार्टी को भारतीय जनसंघ के पूर्ण जन्म के रूप में माना जाता है। ये पार्टी ना पुण्य जन्म के रूप में आई है, इसके एक बार फिर से दल बदल करके आई है 1980 में। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और आधुनिक भारत का निर्माण करना। इसका मुख्य उद्देश्य भी पूछा जाता है बच्चों, क्या क्या? आधुनिक भारत का निर्माण करना और शक्तिशाली भारत का। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पर आधारित है। ठीक है बच्चों, आधारित है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहती है। ठीक है बच्चों, कौन पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। आगे बढ़ते हैं, बहुजन समाज पार्टी के बारे में हम पढ़ेंगे कि बहुजन समाज पार्टी क्या है और कहाँ की पार्टी है। ठीक है बच्चों, तो जो ये बहुजन समाज पार्टी है ना बच्चों, ये मैं बता दूं आपको, यूपी की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन इसने मतलब पिछले कुछ सालों में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से इसे नेशनल पार्टी भी कहते हैं। हमारे देश में 6 नेशनल पार्टीज़ को दर्जा मिला हुआ है, उसको हम देखते हैं। इस पार्टी के जो संस्थापक थे ना बच्चों, वो थे काशीराम जी ने इस पार्टी की स्थापना की थी, और इसकी नेतृत्व भी किया था 1984 में हुई थी। ठीक है, 1984 में इसकी स्थापना हो गई थी। किसके नेतृत्व में? काशीराम जी के नेतृत्व में। यह पार्टी बहुजन समाज के लिए सत्ता चाहती थी, मतलब जो बहुजन, पिछड़ा, दलित ये है ना, उसके लिए क्या चाहती थी? सत्ता चाहती थी। बहुजन समाज में दलित आते हैं, आदिवासी आते हैं, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं। इस पार्टी की पकड़ जो है उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी, मैंने कहा उत्तर प्रदेश की पार्टी है बच्चों। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बना चुकी है, ये 2 बार गवर्नमेंट भी बना चुकी है बच्चों। कहाँ पर? यूपी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले पार्टी भी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवाद वाली पार्टी। ये ना बच्चों साउथ की पार्टीज़ है, दक्षिण भारत की पार्टी है, जो तमिलनाडु साइड, तमिलनाडु केरल वगैरह की साइड की पार्टीज़ हैं, ये वहाँ की पार्टी हैं। ठीक है, इनके बारे में भी ज़रा सा हम बात करते हैं। ठीक है, इस पार्टी की स्थापना 1964 में हुई थी। 1964 में इस पार्टी की क्या हुई? स्थापना हो गई थी। इस पार्टी की मुख्य विचारधारा मार्क्स और लेनिनी के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, इस पार्टी की मुख्य विचारधारा इन 2 लोगों के सिद्धांतों पर क्या है बच्चों? आधारित है। यह पार्टी समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती है। इस पार्टी, देखो इस पार्टी का मतलब कहाँ कहाँ पकड़ है? पश्चिम बंगाल, केरल, मैंने कहा दक्षिण की पार्टी है, और त्रिपुरा में अच्छा प्रदर्शन प्राप्त है, समर्थन प्राप्त है। ठीक है बच्चों, कौन सी पार्टी? इसी पार्टी को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और जानते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। ये एक दूसरी पार्टी है। ठीक है, वो मार्क्सवादी, ये देखो बच्चों, ये मार्क्सवादी पार्टी थी, और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इस पार्टी की स्थापना 1925 में हुई। इसकी नीतियाँ CPIM से मिलती जुलती है, जो कि अभी मैंने बताया ना, उसकी इससे मिलती जुलती है। 1964 में पार्टी के विभाजन के बाद यह कमज़ोर हो गई। 1964 में जब कमजोर, इस पार्टी के केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ठीक ठाक समर्थन प्राप्त है। ठीक है बच्चों, ये हमारी हो गई ये पार्टी भी।
ठीक ठाक समर्थन प्राप्त है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन क्या है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं बच्चों थोड़ा सा कि लेकिन है क्या। लेकिन इसका जंधार पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से खिसक गया है। ठीक है, 2004 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को 1.4% वोट मिले और 10 सीटें मिली थी। और 10 सीटें मिली, मैंने कहा 4 सीटें कम से कम तो मतलब मिले थे इसको, काफ़ी अच्छे खासे वोट मिले। शुरू में पार्टी ने यूपीए सरकार, कांग्रेस का जो गठबंधन है, ठीक है, यूपीए सरकार और एनडीए सरकार, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और यूपीए सरकार, ठीक है, उसके साथ यूपीए सरकार के साथ इसका गठबंधन था, मतलब समर्थन किया था इन्होंने। लेकिन 2008 जो 2008 आते आते तक बच्चों आखिर में समर्थन इन्होंने वापस ले लिया। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। और इसके बाद ये हमारी लास्ट पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी से अलग है, ये अलग पार्टी है। ठीक है, ये हमारी लास्ट पार्टी है, तो इसको भी हम देख लेते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को। और इसके साथ हमारा क्या हो जाएगा, नेशनल पार्टीज़ जो है हमारी फिनिश हो जाएंगी बच्चों, नेशनल पार्टीज़ हमारी ख़त्म हो जाएंगी बच्चों। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये लो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ पहले इसको, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी में फूट के परिणाम स्वरूप, जब कांग्रेस पार्टी में ना बच्चों फूट हो गई थी, उसके परिणाम स्वरूप उसका रिजल्ट ये हुआ कि 1999 में इस पार्टी का जन्म हो गया। ठीक है, यह पार्टी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, समानता, सामाजिक न्याय, संघीय ढांचे की वकालत करती है। इन नियमों का पालन करने की ये कहती है। एक बार फिर से देख लो बच्चों किन नियमों का, लोकतंत्र, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, समानता और सामाजिक न्याय, और उसके बाद लास्ट संघीय ढांचे की वकालत करती। ठीक है, अब देखो ये पार्टी कहाँ की है, महाराष्ट्र की काफ़ी शक्तिशाली पार्टी है। ये महाराष्ट्र की पार्टी है, शक्तिशाली, बहुत पावरफुल पार्टी है। इसको कहाँ कहाँ और समर्थन प्राप्त है भी देख लेते हैं। मेघालय, मणिपुर, असम, यूँ कह सकते हो आप पूरब के राज्यों में, जो हमारा पूरब है ना बच्चों, उसके मतलब उस साइड में इसको अच्छा खासा समर्थन प्राप्त है। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ हमारा ये पॉलिटिकल जो पार्टीज़ थी उनको हमने कवर किया, 6 की 6 पार्टी को। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़। रीजनल जो शब्द है ना उसकी मीनिंग ही होती है क्षेत्रीय। तो हम क्षेत्रीय पार्टीज़ को देखेंगे और उनके बारे में भी थोड़ा बहुत क्या है जो आपके चैप्टर्स एनसीईआरटी में दिया गया है बुक में, उसको हम कवर करेंगे। और जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको हम कवर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी का उदय। जो क्षेत्रीय पार्टी हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पिछले 3 दशकों में, जो पिछले 3 दशक है ना बच्चों, मतलब 30 साल, कई क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व बढ़ गया है। जो रीजनल पार्टीज थी ना उनका महत्व बढ़ गया है। ठीक है, यह भारत में लोकतंत्र के फैलावे और उसकी गहरी होती जड़ों को दर्शाता है। क्योंकि बच्चों देखो इसमें, क्योंकि अगर देखो कोई पार्टी है अगर क्या ना गठबंधन में आती है तो उससे उसका महत्व बढ़ जाता है, चाहे वो कितने भी सीटें हासिल करे। इस वजह से ना उसको वहाँ तक जाने का मौका मिल जाता है। मान लो आपका कोई सामान है, कोई प्रोडक्ट है, वो किसी बड़ी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के साथ चला गया तो आपके जो सामान है उसका महत्व तो बढ़ जाएगा ना। ऐसी वो जो क्षेत्रीय पार्टी होती है, छोटी छोटी पार्टी, अगर वो बड़ी पार्टियों के साथ उनको गठबंधन में जाती हैं तो उनको अगर समर्थन देती है तो अपना उससे क्या होता है, उनका जो महत्व होता है ना क्षेत्रीय पार्टी का वो बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है, तो आई होप ये आपको जो मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम आगे देखते हैं इसको। कुछ क्षेत्रीय नेता हैं, रीजनल नेताज हैं, पॉलिटिशियन हैं, अपने अपने राज्यों में काफ़ी शक्तिशाली हैं। समाजवादी पार्टी आप बच्चों जानते हो किसकी है, अखिलेश की पार्टी है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, इनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी। बीजू जनता दल, ये बीजू जनता दल पार्टी है। IEDMK एक पार्टी है, DMK एक पार्टी। अन्य क्षेत्रीय पार्टी के उदाहरण है। ये सभी क्या है, मैंने आपको 4-5 क्षेत्रीय पार्टी के उदाहरण दे दिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ना बच्चों आगे देखते हैं हम। जो हमें पढ़ना है, जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए चुनौतियाँ क्या क्या हैं, राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं बच्चों, उसको हम देखते हैं बच्चों। और
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। आम जनता इस बात से नाराज़ रहती है, जो आम जनता है ना बच्चों, वो इस बात से नाराज़ रहती है कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ठाक ढंग से नहीं करते हैं ना। अच्छा, राजनीति के बारे में हम लोगों की क्या राय है? राजनीति की आम लोग जो है राजनीति को अच्छा नहीं मानते हैं ना, कि आम लोग की जो राय है ना वो यही है कि वो राजनीति को आम लोग अच्छा नहीं मानते हैं। एक बार गांधी जी ने भी इस पर टिप्पणी की थी। गांधी ने ये कहा था कि जो राजनीति है ना बच्चों वो कैसी है, तो राजनीति ऐसे सांप की कुंडली की तरह है जो कि हमें जकड़े हुई है और हमारे हमारे पास ना बच्चों इसमें जूझने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ये किसने टिप्पणी की थी? गांधी जी ने टिप्पणी की थी। तो आम लोग ना बच्चों राजनीति को अच्छा नहीं मानते, पॉलिटिक को। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं और आगे समझते हैं। हालांकि सभी का ऐसी राय नहीं है, लेकिन जो मोस्टली लोग हैं वो ऐसा मानते हैं। ठीक है बच्चों, हमेशा जो है देखते हैं हम जनता हमेशा राजनीतिक दलों की आलोचना करती है क्योंकि वो अपने काम से ढंग से नहीं करेंगे। जब कोई भी होगा, मान लो कोई भी है, अगर अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, आप भी क्या करोगे? उसकी आलोचना करोगे। अगर वो काम को अच्छे से करेगा तो आप उसकी बड़ाई करोगे ना। राजनीतिक दलों को अपना काम प्रभावी ढंग से चलाने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब इन्हीं चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। ये चुनौतियां कौन कौन सी हैं जो राजनीतिक दलों के समक्ष आती हैं, जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है, और इसका वो मतलब इस समस्या का समाधान कैसे, कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होगा, उस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो दूसरा क्या है, पार्टी के बीच आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। मतलब पार्टी के बीच जो है आंतरिक चुनाव नहीं होते, इसका मतलब क्या है? पार्टी के बीच मतलब ये नहीं होता कि भाई जैसे मान लो किसी पार्टी को किसी अध्यक्ष को बनाने क्या कुछ बनाए तो उसके जो बड़े बड़े लीडर हैं वो ले लेते फैसले। भाई सबसे बातचीत करना चाहिए ना कि हमें किसको लेना चाहिए, वो चीज़ें नहीं होती पार्टी के बीच में। तीसरा पॉइंट है, पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार पार्टी के जो नेता होते हैं वो हथिया लेते हैं, और जो मतलब संसद और जो छोटे छोटे लोग हैं विधायक वगैरह उनको नहीं देते, जबकि ये तो गलत बात है ना बच्चों। तो यही सब हैं। और बच्चों वंशवाद की चुनौती भी इसके सामने बहुत बड़ी है, जो कि आप देखते होगे, मैं बताना नहीं चाहूँगा इस बारे में, आपको खुद पता है। वंशवाद की चुनौती मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उनके शासन करने चली आती है। अगर एक मतलब वो पॉलिटिक्स करता है तो उनका बेटा भी आ जाता है, फिर उनका बेटा भी जाता है, तो इसी को हम कहते हैं वंशवाद। मतलब वंश जो है उनका इसी पॉलिटिक्स पार्टी में घुसता चला आता है, पॉलिटिक्स में ही चले आते हैं। अधिकार अधिकांश राजनीतिक दल पारदर्शी ढंग से अपना काम नहीं करते हैं, पारदर्शी ढंग से वो अपना काम नहीं करते। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं और क्या है, क्यों नहीं करते, कैसा है, क्या है। राजनीतिक दलों में सुधार लाने के लिए, जो राजनीतिक दल है ना बच्चों, जो पॉलिटिक्स पार्टीज़ है ना बच्चों, उसमें सुधार लाने के लिए विभिन्न दलों की नीतियां और कार्यक्रम में महत्वपूर्ण अंतर लाना ही सार्थक विकल्प है। ठीक है बच्चों, महत्वपूर्ण अंतर लाने के लिए जो है वो सार्थक विकल्प है। तो पहला, आजकल दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता जा रहा है। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या है वो देखेंगे हम, और उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, हमारे देश में भी सभी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मामलों पर बड़ा कम अंतर रह गया है। देखो हमारे जो मतलब पार्टीज़ हैं, हमारे देश में जो पार्टीज़ है, जो इंडिया की पार्टीज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। सभी बड़ी जितनी बड़ी पार्टियाँ हैं ना, उनके बीच आर्थिक मतलब पैसों के उधर से लेन देन के मामले में बात करें तो अंतर जो है ना वो काफ़ी कम रह गया है ना। तीसरा क्या है बच्चों, जो लोग इससे अलग नीतियाँ चाहते हैं, जो लोग मतलब इससे अलग नीतियाँ बनाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता। उनके लिए क्या होता है, ऑप्शन की जो है ना कमी होती है बच्चों, जिसकी वजह से वो थोड़े से मतलब निराश भी होते हैं। ऑप्शन की बहुत सारी कमी होती है। चौथा पॉइंट क्या है बच्चों, चौथे पॉइंट की हम बात करेंगे, अच्छे नेताओं की कमी है। अच्छे नेता बहुत कम है। मतलब आपने देखा हो पॉलिटिक्स पार्टी में भ्रष्टाचार, वंशवाद, ये सब क्या है उन बच्चों, उन पे मतलब हमेशा जो है वो लगते रहते इल्ज़ाम कि मतलब ऐसा है वैसा है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले ऐसे बहुत सारे मतलब न्यूज़ आती हैं, टीवीज़ में, आप देखते होंगे तो आपको पता होगा। और बच्चों एक बात बताऊँ, पॉलिटिक्स में भी ना मार्क्स उठाना काफ़ी ईजी है बच्चों।
मैं बच्चों जितने क्वेश्चन सर आपको करा रहा हूँ ये बच्चों आप एक बार करके ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप 90+ स्कोर बड़े आराम से कर लोगे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम बात करेंगे राजनीतिक दलों को सुधारने के उपाय। देखो अभी हमने राजनीतिक दलों के चुनौतियाँ क्या क्या है, समस्याएं क्या है ये जाना ना। तो मैंने कहा था जब समस्या है तो समाधान भी होगा। तो क्या होता है अगर मॉर्निंग में मान लो समस्या पूछ लिया तो इवनिंग में समाधान पूछ लेगा, और अगर इवनिंग में समस्या पूछ लिया बच्चों तो मॉर्निंग में क्या पूछ लेगा, समाधान पूछ लेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम बच्चों कैसे हमको मतलब करना है इसको और क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है। राजनीतिक दलों को सुधारने के उपाय। हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों और नेताओं में सुधार लाने के लिए कुछ उपाय नीचे दिए गए। दल बदल कानून को हमें क्या करना होगा, मजबूत करना होगा। इस कानून को कौन लेके आए थे, राजीव गांधी की सरकार के समय में पास किया गया था, ठीक है। इस कानून में था कि मतलब एक बड़े ग्रुप में जो है नेता लोग अपना जो दल है उसको नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ एक दो बदलेंगे तो उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, क्योंकि एक दो बदलेंगे तो वही पार्टी में कुछ कमी नहीं होगी तो उसने बदला। और अगर काफ़ी ग्रुप में जाते हैं तो बच्चों नहीं एक्शन हो सकता, क्यों, क्योंकि बच्चों ग्रुप में गए तो पार्टी में कुछ कमी होगी इसलिए एक्शन नहीं हो सकता। और आपने देखा होगा आजकल भी मतलब काफ़ी सारे लोग अपनी पार्टी इसको क्या, एक ग्रुप आता है बड़ा और वो क्या करते हैं अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ हमें भ्रष्टाचार की जो कमियां हैं, जो भ्रष्ट नेता हैं उनको राजनीतिक पार्टी में बड़े पद पर नहीं शामिल करना चाहिए। तीसरा क्या है, हमें जो चुनाव लड़ने के लिए क्या करना चाहिए, हमें जो चुनाव लड़ने के लिए ना बच्चों ईमानदार नेता को, ईमानदार छवि वाले जो नेता है ना बच्चों उन्हीं को क्या करना चाहिए, अपनी पार्टी से टिकट देना चाहिए, ठीक है बच्चों। चौथा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो बच्चों बड़े आराम से कि जो राजनीतिक दलों को सुधारने को पाए उनके बीच पारदर्शिता बड़ी होनी चाहिए। मतलब पारदर्शिता, कोई फैसले लेने कुछ भी करने बच्चों तो क्या हो, आम लोग जो पार्टी के हैं उनसे क्या है राय बात की जाए, उनसे मतलब विचार किया जाए उस चीज़ पर, सबकी मतलब वो लिए जाए विचार, और फिर उस विचार पर जो भी करना है उन्हें उसको फिर फैसले लिए जाएँ, ठीक है बच्चों। और बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता हुआ, और बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।